है हमारा संधि के भेद। और संधि के भेदों में हम तीसरा जो भेद है विसर्ग संधि, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन हम ये अपने कर चुके हैं। जो विसर्ग संधि की पहली कंडीशन है कि विसर्ग तैरने वाला रहे, आधा से, ये यहाँ पे दंतव्य से, तालव्य से और इसको कहते हैं मूर्धन्य से। इन सब का परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग में हो जाता है। इनके तमाम एग्जाम्पल को कल वाली क्लास में हम देख चुके हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, इन सब का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही विसर्ग का इन वर्णों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से विसर्ग संधि की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है कि विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। तो एक तो डेफिनेशन ये है। दूसरी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। तो ये ध्यान रखना है जी आपको, या तो विसर्ग बदल जाएगा वर्ण में, या फिर दोस्तों वर्ण बदल जाएगा विसर्ग में। जब हम कह रहे हैं कि विसर्ग बदलेगा वर्ण में, विसर्ग बदलेगा, तो ये कंडीशन, और जब विसर्ग वर्ण में बदलेगा तो ये कंडीशन। क्लियर? तो ये तो आप देख चुके थे कल। आज आपको जो कंप्लीट करना है वो ये दूसरी कंडीशन करनी है। आज आपको दूसरी कंडीशन क्या है? मन का विसर्ग, यश का विसर्ग, तप का विसर्ग और अध का विसर्ग, पे का विसर्ग, वर्ध का विसर्ग, सत का विसर्ग, रज का विसर्ग और तम का विसर्ग। इन सब के विसर्गों का परिवर्तन कैसे औ में होगा वो हम आज पढ़ेंगे। इन सब के विसर्ग का परिवर्तन कैसे औ में होगा वो हम आज पढ़ेंगे। ये क्या है? ये है आपका यहाँ पे औ। तो ये क्या करेंगे जी आप? इन विसर्ग का औ में परिवर्तन या औ का इनके विसर्ग में परिवर्तन। क्लियर? इस कंडीशन को आज हमें करना है और यहाँ से चीज़ों को लेके हम चलते हैं। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन कैसे होगा जी? मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन, जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया मनोज, मनो अभिलाषा, मनो नुकूल, मनोदशा, मनोस्थिति, मनोस्थिति और मनोरंजन। एनीथिंग और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं केवल यही शब्द हो, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर करेंगे मन विसर्ग और जे, यहाँ मन विसर्ग और अभिलाषा, और यहाँ इनका संधि विच्छेद मन और अनुकूल, और यहाँ मन विसर्ग और दशा, और यहाँ मन विसर्ग और स्थिति, और यहाँ मन विसर्ग और रज। अब इसमें क्या हुआ जी? इसमें इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन। तो हम क्या कहेंगे? विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में। यानी कि हम यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये वाला जो आपका विसर्ग है, ये जो आपका विसर्ग है, ये विसर्ग, इसको इसी वजह से मन को हम क्या कह रहे हैं, चित्त कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, अंतकरण कह रहे हैं। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, आपका औ में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या कहलाया आपका औ में, ये भी क्या कहलाया आपका औ में, विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में। अगर ये देगा तब हम कहेंगे विसर्ग औ में बदला, ये देगा औ विसर्ग में बदला। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ये दे के पूछता है या ये दे के पूछता है। क्लियर। तो मन का अर्थ होता है चित्त, मन का अर्थ क्या है, चित्त। मन का एक और अर्थ क्या होता है, अंतकरण होता है। क्लियर। ये तो है इस वाले मन का अर्थ। ये वाला जो मन है ये चित्त अंतकरण है। दूसरा एक मन आपका ये भी होता है, इसका मन का अर्थ क्या है, मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है। 2 मन चावल, 5 मन गेहूँ, 6 मन प्याज। एक मन में 40 केजी होते हैं। एक मन में कितने होते हैं, 40 केजी होते हैं, 40 किलो एक मन में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्या कहला है, जो चित्त अर्थात अंतकरण से जन्म लिया है वो क्या कहलाया, मनोज। जो चित्त अर्थात अंतकरण की इच्छा अर्थात अभिलाषा है, मनोअभिलाषा। जो चित्त के अनुकूल है, मनोनुकूल। जो अंतकरण की दशा है, चित्त की दशा है, वो कहलाई मनोदशा। यहाँ पे मन चित्त, जो चित्त की स्थिति है, मनोस्थिति। जो मन अर्थात चित्त अंतकरण का रंजन अर्थात प्रमोद है, उसको कहते हैं मनोरंजन। तो ये सारे के सारे शब्द जो बने हैं वो प्यारे दोस्तों इस विसर्ग का औ में परिवर्तन होके या फिर इस औ का इस विसर्ग में परिवर्तन होके बना है। ऐसे ही आप जब शब्द का प्रयोग करते हो मनोविज्ञान, तो ये मनोविज्ञान भी मन, विसर्ग और विज्ञान से मिलके बना है। जो अंतकरण का विज्ञान है, जो चित्त का विज्ञान है, उसको कहते हैं मनोविज्ञान। और यहाँ पे इस विसर्ग का परिवर्तन औ में हुआ है। अगर ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। ये पहली कंडीशन आपकी इसमें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ यस के विसर्ग का औ में परिवर्तन, यस के विसर्ग का औ में परिवर्तन। तो यस के विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, औ में परिवर्तन होगा। ये क्या है जी, ये यहाँ पे हमने ले लिया यशोदा। दूसरा यशोधरा, इसके बाद में यशोमती, यशोगान, यशोवर्मन। ठीक है जी। चलो, आपके इस बैच में भांति भांति के स्टूडेंट हैं, अलग अलग आईक्यू लेवल है, अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं। कुछ तो आप में से विद्वान लेखक साहित्यकार भी होंगे। ठीक है। तो एक से एक बच्चा पढ़ेगा तो यहीं, लेकिन गाली भी यहीं देगा, जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि उसको पता है यहाँ से अच्छा कहीं चल नहीं रहा है। दूसरी जगह टक्कर मार के आएगा इधर उधर देख के, और फिर कम ही यहाँ ढूंढेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समय भी यहीं देगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले जाएंगे 2025 और 26 में। तो इसीलिए आपकी टेंशन ख़त्म तब होगी जब आप कम से कम मुझे 1.5 महीना दोगे। और वो 1.5 महीना में बहुत सारे जब टॉपिक में 50% चीज़ें एकदम नहीं पढ़ोगे, और जो क्वेश्चन पहले नहीं बन रहे थे वो क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ और बाकी जगह अंतर क्या है। तब आपको पता चलेगा कि एक किताब और एक टीचर के बीच का अंतर क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ जो आपने रट्टी मारी है, जो आपने रटी है बिना लॉजिक के, बिना सीक्वेंस के,
और उसको आप तुक्के से कर रहे हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता नहीं, बस आपको पता है कि यहाँ किताब में इसका आंसर ये दिया हुआ था, इसलिए हमने याद कर लिया। तो बहुत सारा अपने जो है जो मेमोरी बेस हैं उसके आधार पे आप आंसर दे रहे हो। और जो मेमोरी बेस है आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी के अंदर जब आप परीक्षा में जाते हो तो वहाँ कई बार उससे ऊपर की चीज़ पूछते हैं, तो वहाँ मेमोरी बेस्ड चीज़ें काम नहीं आती, वहाँ लॉजिक काम आएंगी। जैसे मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर लॉजिक काम आते हैं, ठीक है, उनकी अपनी कोई थ्योरी नहीं होती, ऐसे हिंदी के अंदर भी है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना, उसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, ये यश और दा समाज में ये इस रूप में था। यश का अर्थ था प्रसिद्धि, कीर्ति, और दा का अर्थ देने वाली, जो प्रसिद्धि कीर्ति को देती है वो क्या कहलाई, यशोदा। ये क्या है, यश और धरा, धरा को कहते हैं जमीन। यहाँ पे यश और मति, मति को कहते हैं बुद्धि। यहाँ पे क्या है, यश और गान, गान को कहते हैं यहाँ पे किसी के बारे में बताना और या गायन करना, ठीक है। यश और वर्मन, वर्मन का अर्थ होता है निगलना। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये जो विसर्ग है ना आपका, ये जो विसर्ग लगा हुआ है, ये वाला विसर्ग, ठीक, इस वाले विसर्ग का ही परिवर्तन आपके अव में हुआ है। इस विसर्ग का ही परिवर्तन अव में, इस विसर्ग का परिवर्तन अव में, इस अव का विसर्ग में परिवर्तन, इस वाले अव का विसर्ग में परिवर्तन। अब कुछ बच्चे मुझे सिखाते हैं, ठीक है सर जी ये ए होता है, ठीक है, और ये आ होता है। जितना उच्चारण इसमें अगर 1 सेकंड लगाए, इसमें 2 सेकंड लगेगा। आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते ओ, ये ओ नहीं होता है, ये क्या होता है, ये ए और ऊ से मिलके बना है, इसलिए इसको औ बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ए और ऊ से मिलके बनता है तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको औ बोलते हैं। एक आप गलती दूसरी क्या करते हो, इसको बोलते हो आप ए, ये ए नहीं होता है, ये ए और ई से मिलके बना है। अब इसका आप उच्चारण एक साथ करो, हालांकि यहाँ इंटरव्यू नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका उच्चारण सही है या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। आप इसको क्या बोलते हो, ए तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता, ये आई होता है। ये किससे मिलके बनता है, ए और ऊ, ए और ऊ को एक साथ उच्चारण करो तो क्या बोलोगे, औ बोलोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है जी, विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में। तो जिसने यश दूसरे की प्रसिद्धि को निगल लिया हो उसका नाम यशोवर्मन पड़ गया, ठीक है। यश, यशोगान जो यश किसी की प्रसिद्धि को बता रहा हो, गा रहा हो। यशोमति जो यश वाली बुद्धि है, मति मतलब बुद्धि, धरा मतलब जमीन, यश वाली जो जमीन है, धरा है, भूमि है, वो क्या कहलाई, यशोधरा। और यश प्रसिद्धि को देने वाली क्या कहलाई, यशोधा। क्लियर। तो ये क्या था जी, यहाँ पे विसर्ग का औ में और औ का विसर्ग में परिवर्तन, दूसरी कंडीशन। अब आ जाते हैं इस तीसरी कंडीशन पे। यहाँ एक शब्द, यहाँ तप के विसर्ग का, तप के विसर्ग का, तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन। तो कैसे होगा जी, इसका परिवर्तन इसमें कर दो आप, और इसका परिवर्तन आप इसमें कर दो, तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ, तपोवन, तपोधन, तपोभूमि, तपोधरा, तपोरथ, तपोगत। यहाँ पर क्या करेंगे, तप विसर्ग वन, तप विसर्ग धन, तम विसर्ग भूमि, तप विसर्ग धरा, तप विसर्ग रथ, तप विसर्ग गत। तो यहाँ पर क्या है जी, विसर्ग का औ में परिवर्तन,
औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में परिवर्तन और इस औ का विसर्ग में परिवर्तन होकर ये शब्द बने। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती ये करेंगे कि यहाँ पर जब शब्द आता है परोपकार, क्या है, यहाँ शब्द आता है अरुणोदय। अब इसमें भी क्या है, औ है, इसमें भी क्या है, औ है, लेकिन ये जो औ बना है ये यहाँ पर उपसर्ग का नहीं बना है, ये सॉरी ये विसर्ग का नहीं बना है। यहाँ ये जो औ है ये ए और ऊ को मिला के बना है। इसमें से क्या आया, इधर से ए, ये वाला, इधर से क्या आया ऊ, इसमें से क्या आया ए, इधर से क्या आया ऊ, ये दोनों में लिखे क्या बन रहा है, औ, इसीलिए इसमें क्या आ रहा है, औ, ये दोनों में लिखे क्या बन रहा है, औ, ये क्या आ रहा है, औ। जब ए और ऊ को मिला के औ बनता है तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्वर हैं। तो जब स्वरों का मेल हुआ तो स्वर संधि, जब स्वर का मेल हुआ तो स्वर संधि, लेकिन जब विसर्ग का परिवर्तन हुआ तो विसर्ग संधि। जब विसर्ग का परिवर्तन हुआ या औ का परिवर्तन विसर्ग में हुआ तो विसर्ग संधि। कुछ बच्चे क्या करेंगे, शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा औ की, और जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों एक मात्रा बताई है तो वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। अब वो देखेंगे नहीं कि यहाँ विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ या औ का विसर्ग में। तो रट्टा मारने वाले, किताबों से पढ़ने वाले, बिना लॉजिक के, बिना सीक्वेंस के आगे बढ़ने वाले ये गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ दो स्वर वर्णों का मेल हुआ तो ये स्वर संधि के उदाहरण हुए, और स्वर संधि के 5 भेदों में से ये गुण संधि के उदाहरण है। क्लियर? आपको तो अभी बहुत सारी चीज़ डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ये लाइफ ही ऐसी है, इसमें जब आदत आप डाल लेते हो ना। एक बच्चे का फ़ोन आया था, ठीक है, और उसकी नौकरी लग रही थी। पहले तो उसने अपने बारे में बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उसको नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब भारत के अंतर्गत अकेला उस तरह का ही व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। उनको ये पता ही नहीं कि जितने टीचरों से आप पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर नौकरी छोड़ चुके हैं। मतलब एक तो उसको खुशी है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, कुछ तो उसका होना चाहिए जो नौकरी लेके नौकरी को छोड़ चुका है। तो पहले तो उसने अपने फ़ोन में यही बताया करते समय कि मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है। मैं समझ गया कि आज मेरे से जो बात हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से कोई बड़ी हस्ती है, मैं उससे बात कर पा रहा हूँ। तो वो दिन मेरा वास्तव में लकी दिन था। फिर दूसरा मुझे ये बताया गया कि मैं गलती कहाँ कहाँ करता हूँ। मतलब पढ़ेगा भी मेरे से ही और समझाएगा भी मुझे ही, क्योंकि उसको ये पता है कि जो इसके पास हैं, जो इनके पास हैं, जो यहाँ मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिलता है। दूसरी जगह किताबें मिलती है, दूसरी जगह किताब का कंटेंट मिलता है, दूसरी जगह ऑलरेडी जो प्रिंट हो चुका है मार्केट में आज से 20 साल पहले, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ जब ये चीज़ें लॉजिक किए जाते, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। और फिर उसकी और दूसरी चुल क्या थी, और दूसरी चुल ये है कि नोट्स जो दे दिए, 100 PDF नोट्स क्यों दे दिए। अब रीज़न क्या है कि आप में से कुछ अंधभक्त हो, जैसे राजनीतिक अंधभक्त होते हैं, ऐसे पढ़ाई में भी अंधभक्त होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप सुविधाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा मैच्योर आप समझ बैठे हो, तो आप गलत फहमी में हो। क्योंकि आपसे भी जो धुरंधर थे ना, दूसरे को समझाने वाले और बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले टेक्स्ट बुक की सीरीज में और बाकी जगह, उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए आपके अंदर गुण आने चाहिए। अगर वे स्टूडेंट के गुण हैं, सीखने की प्रवृत्ति वाले आपके अंदर गुण हैं, आप दूसरे से, आपके पास बहुत कुछ है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरे से कुछ नया सीख सकते हैं, वो अगर आपके अंदर योग्यता है, तो 100% आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर लोगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मिल गया और उसकी खुशी बर्दाश्त आपको हो नहीं रही है, जबकि लाइफ के संघर्ष खत्म नहीं हुए आपके। आप दिखावा ज़्यादा करते हो लाइफ में, आप होते 10% हो, दिखाते 90% हो। तो यहाँ समस्या इसी बात की आती है कि आदमी कब दूसरे से नहीं सीख पाएगा। अब किसी को यहाँ जो मार्कर है ना बोर्ड,
उससे डिस्टर्ब हो रहा है। और जो आदमी इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब होने लगा तो वो तो जी नहीं पाएगा। अगर परमात्मा ने हमें 100 साल की एज दी है, 80 साल की एज दी है, तो 60 साल में तो उसमें से आदमी डिस्टर्ब ही रहेगा। तो फिर लाइफ में उसने हासिल क्या किया? तो कई बार आपको समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, जो आपके पास है और जो यहाँ चल रहा है उसमें। कई बार आपको एडजस्ट करना होता है। अगर सुविधाएं भी नहीं हैं तो बिना सुविधाएं को भी आपको जो लाइफ में मज़ा लेना है, सीखते समय मज़ा लेना है। तो आपके अंदर भांति भांति की चुल है। अगर आप ऑफलाइन में तो आ जाओ तो मैं चुल 2 घंटे में ख़त्म कर दूँ, 2 घंटे में। लेकिन समस्या क्या है, आप बैठे हो दूर, और दूर में जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपके ऊपर उन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए मेरे पास हर चीज़ की दवा है, क्योंकि 6 साल से ऑनलाइन और 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास हर स्टूडेंट की वो दवा है जिसको एक बार दे दिया ना तो दोबारा से वो बीमारी होगी नहीं उसको। और आप में से अधिकांश बच्चों को यही भांति भांति की चुल है। तो इसको ब्रेन की खुजली बोलते हैं कि हो तो गया 18 साल 25 साल का, लेकिन अभी भी बचपना चल रहा है। 15 साल वाली IQ लेवल बुद्धि का चल रहा है। अब ये IQ लेवल क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। एक है आपकी मानसिक आयु और एक है आपकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु आप 25 साल के हो चुके हो, आप में से बहुत सारे 30 साल के भी हो। मानसिक आयु आपकी 15 साल है, अभी बर्थडे तो मना चुके हो आप 25, तो ये क्या है, ये 25 बर्थडे मना चुके हो, अभी बुद्धि आपकी ये चल रही है। आप इसका आंसर निकाल लेना। अभी आप सिलेक्शन लेने में कितना समय लगेगा ये इससे पता चलता है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन तमाम बच्चों के साथ है जो समन्वय कोऑर्डिनेशन करना जानते हैं, एडजस्टमेंट जानते हैं, चीज़ों को दूसरे से सीखना जानते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। उम्र तो आपकी 25 साल है, समझदारी तो दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप 25 साल वाली, लेकिन वास्तविक स्थिति आपकी 15 साल वाले बच्चे की है। उनके अंदर ये बीमारियाँ पाई जाती है, जो तरह तरह की भांति भांति की जो चुल सामने आ जाती है। पढ़ना नहीं है आपको, आपको देखना है कहाँ अच्छा चल रहा है, कहाँ और अच्छा चल रहा है, कहाँ सबसे अच्छा चल रहा है। तो आप इसी अच्छे के चक्कर में जो एफर्ट्स आपको जहाँ लगाना था, समय देना था, वो दे नहीं पाए, वो समय निकल गया आपका। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब हम ए और ऊ को मिलाएंगे तो औ बनेगा, तो इनको हम स्वर संधि कहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 स्वर वर्णों का मेल हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ विसर्ग का औ में परिवर्तन करेंगे तो इसको कहेंगे हम विसर्ग संधि। इसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। आप PDF खोल के देखोगे नहीं, बस PDF चाहिए आपको, इकट्ठा करना है, जो कि पिछले 2 साल से कर ही रहे हो आप। तैयारी तो आपने बहुत अच्छी की थी, लेकिन उस लेवल की नौकरी मिली नहीं अभी आपको, ठीक। उसका रीज़न ये था बहुत सारी कमियां थी, उन पे ध्यान ही नहीं गया है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो आपका कंपटीशन है वो उन तमाम उन बच्चों के साथ है जो साइलेंट मोड में दूसरों से बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तो इसलिए जितना भी साइलेंट मोड में बिना दिखावे के, बिना नौटंकी के आप करोगे, उतनी मेहरबानी सरस्वती की आपके ऊपर होगी। ये 6 घंटे 10 घंटे 15 घंटे बैठने से सरस्वती की मेहरबानी नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपके अंदर कुछ सात्विकता आनी चाहिए, गुण आने चाहिए। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, अध। तो ये क्या कहलाया जी? अध के विसर्ग का, अध के विसर्ग का औ में परिवर्तन, अध के विसर्ग का औ में परिवर्तन जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम विसर्ग संधि। तो ये बदल गया जी औ में, और औ बदल गया आपका इसमें। और यहाँ से हमने क्या शब्द ले लिया? इससे हमने शब्द लिया अधोपतन, इसके बाद में अधोगति, और यहाँ पे अधोगामी, अधोन्नति और अधोरथ। जब हम इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे होगा? यहाँ पे अध विसर्ग पतन, यहाँ पे अध विसर्ग गति,
यहाँ पे अध विसर्ग गामी, ये इन सब का क्या है, सही संधि विच्छेद है। अध विसर्ग उन्नति और यहाँ पे अध विसर्ग रत। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ। तो ये क्या बने, सारे विसर्ग संधि के उदाहरण बने। अब इसमें बच्चे गलती क्या करें, यहाँ पर प्यारे दोस्तों, एक तो अध होता है ये वाला, इस अध का अर्थ होता है नीचे, जो कि ये उपसर्ग है। एक अध होता है ये वाला, इस वध का अर्थ होता है आधा। और ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही आपके उपसर्ग हैं। उपसर्ग मतलब शब्दांश। ये आपका उपसर्ग है संस्कृत का, जिसका अर्थ नीचे होता है। ये वाला उपसर्ग है आपका हिंदी का, जिससे अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा बनता है। और इस वाले अध से ये सारे बनते हैं। तो यहाँ पे इस अध का अर्थ नीचे है, तो अधोपतन वाला जिसका पतन नीचे की ओर जा रहा है, अधोगति जिसकी गति नीचे है, अधोगामी जो नीचे की ओर जा रहा है, अधोन्नति जिसकी उन्नति नीचे जा रही है, अधोरथ जो नीचे की ओर लगा हुआ है, रथ का मतलब लगा हुआ, सेवा रथ, तो सेवा रथ का मतलब सेवा में लगा हुआ, जो नौकरी कर रहा है वो क्या कहलाता है, सेवा रथ। तो रथ का मतलब क्या होता है, लगा हुआ। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, वो गलती करेंगे यहाँ पे अध और उन्नति। अध और उन्नति, इसमें से क्या ले लेंगे, इसमें से लेंगे ए, इधर से लेंगे यहाँ पे ऊ, और ए और ऊ को मिला के बना देंगे औ। और इसमें कहेंगे कि ये स्वर संधि है, क्यों, क्योंकि ये जो औ है वो यहाँ पे ही आ रहा है। जब कुतर्कों से अपने क्वेश्चन का आंसर सही करना होता है तो इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इधर से दह में से ए आ गया, बिल्कुल ठीक है, इधर से ऊ आ गया, ए और ऊ मिलके औ बन गया, और ये रहा आपका यहाँ औ, तो ये क्या हो गया आपका। लेकिन इसका तो अर्थ नीचे था और इसका यहाँ अध का अर्थ आधा है, तो आधी उन्नति होती नहीं है। तो इसका मीनिंग आधी उन्नति नहीं है, पुराने शब्दों का जो अर्थ होता है उनसे बनने वाले नए शब्द का अर्थ भी वही होगा। ये मैं शुरू में सिखा चुका हूँ आपको। तो पुराने शब्द का अर्थ क्या है, नीचे, जिसकी उन्नति नीचे जा रही है, गर्त में जा रही है, गड्ढे में जा रही है, वो है अधोन्नति। तो ये आधी उन्नति नहीं है। अगर हम ये वाला अध लेंगे तो इसका मीनिंग क्या लेना पड़ेगा, आधा। ये तो तत्सम शब्द है, ये कहाँ प्रयोग होता है, अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा, तद्भव शब्दों में। तो इससे तो हिंदी के शब्द बनते हैं और इससे संस्कृत के तत्सम शब्द बनते हैं। विसर्ग का प्रयोग भी हम तत्सम शब्दों में करते हैं। इसलिए विसर्ग संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं, या ये कहें कि संधि के जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सारे ही तत्सम शब्द हैं, क्योंकि दो पुराने शब्दों से हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। पुराने शब्द जिस भाषा के होंगे उनसे बनने वाला नया शब्द भी उसी भाषा का होगा। तो हम एक काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ शुद्ध वर्तनी भी सीख रहे हैं, शाब्दिक अर्थ भी सीख रहे हैं, पर्यायवाची भी सीख रहे हैं, हम यहाँ संधि भी सीख रहे हैं, हम यहाँ तत्सम शब्दों को भी सीख रहे हैं। इसलिए संधि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 7 से 8 अलग अलग टॉपिक डिपेंड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसमें अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस अध का अर्थ क्या होता है, नीचे होता है। तो वो आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, वो वर्तनी पूछ सकता है, शाब्दिक अर्थ पर्यायवाची पूछ सकता है, संधि विच्छेद संधि का नाम पूछ सकता है आपसे, और वो तत्सम और तद्भव भी पूछ सकता है। तो ये एक दूसरे पे क्या है, आपके सारे डिपेंड हैं। तो आपने कितने कर लिए जी, आपने कर लिए अध हो गया। अब बारी किसकी आ गई आपकी, यहाँ आ गई बारी इसकी। चलो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो इसके बाद आपका 5वां, पै के विसर्ग का औ में परिवर्तन। पै के विसर्ग का औ में परिवर्तन। तो ये क्या क्या लाया आपका, पै के विसर्ग का औ में परिवर्तन, विसर्ग का औ में और औ का विसर्ग में परिवर्तन। यहाँ पे क्या हो गया जी आपका, ये प्योधि, प्योज, प्योद,
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पे विसर्ग धी, यहाँ पर पे विसर्ग दे, यहाँ पे पे विसर्ग दे। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है धी, एक होता है जय और एक होता है दे। तो इसका अर्थ होता है, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और इसका अर्थ होता है देने वाला। तो पे कहते हैं पानी को, जो पानी को धारण किया है वो क्या कहलाया, पेयोधी। विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में और औ का विसर्ग में। पे का अर्थ पानी है, पानी को जो धारण करता है पेयोधी। तो ये किसका पर्यायवाची हुआ, ये हो गया आपका समुद्र का पर्यायवाची। इसके बाद पे पानी जय जन्म लेने वाला, पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। तो ये कमल का पे पानी, पानी को देने वाला क्या हो गया, बादल। तो पर्यायवाची कहाँ से करोगे आप, संधि के माध्यम से। अब पानी में जब अनेकार्थी की बात आएगी, पानी में तो जन्म मछली भी लेती है, पानी में जन्म शैवाल भी लेता है, चंद्रमा भी पानी में जन्म लेता है। तो ये अनेकार्थी शब्द भी है पेयोज। तो ये कमल के लिए, चंद्रमा के लिए, शंख के लिए, सीपी के लिए, शैवाल के लिए, मछली के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान शाब्दिक अर्थ हम संधि के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे पानी हो गया और धी धारण करने वाला। पानी को धारण कौन करता है, समुद्र है। पानी में जन्म कौन लेता है, कमल है। पानी को देता कौन है, बादल अर्थात मेघ। ऐसे ही दोस्तों आप ये गलती नहीं करोगे। अगर आपसे पूछा जा, तो जा का मतलब होता है जन्म, ठीक है, देने वाले, जन्म देने वाली। ऐसे ही पूछा जाता है दा, देने वाली, ठीक है। यशोदा, तो यश को देने वाली हो गया ना। पंकजा, पानी में जन्म लेने वाली हो गई, ठीक है। तो जन्म लेना, जा, पंकजा। ऐसे यहाँ पे हम अनुजा का प्रयोग करते हैं, छोटी बहन अनुजा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका, जन्म लेने वाली। तो जहाँ का प्रयोग, दा का प्रयोग, दे का, जय का, धी का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, संस्कृत की क्रिया के रूप में। मूल रूप में दे, जय, धी संस्कृत की क्रिया है, धातु है, वर्ब है। अब जब इसमें हम प्रत्यय लगा लेते हैं आ, तो इस दे जय से जा बना लिया, इस दे से दा बना लिया, तो ये स्त्रीलिंग हो गए। तो क्या बन गई ये स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, वर्दो वर्द या वर्दो व्यय भी होता है, ठीक है जी। सतोगुण, इसके बाद रजोगुण और इसके बाद तमोगुण। तो यहाँ क्या करेंगे जी, हम आयु में जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, वयोवर्ध, ठीक है जी। आयु में जो बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में सत्व और गुण, इसके बाद में रज और गुण, इसके बाद में तम और गुण। यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर इस वाले विसर्ग का इस वाले औ में परिवर्तन, इस वाले औ का इस विसर्ग में परिवर्तन, इस विसर्ग का इस औ में परिवर्तन, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन होके ये शब्द बना। अगर ये विसर्ग के साथ ना आते तो आज हमारे पास ये शब्द ना होते। प्यारे दोस्तों, 3 गुण होते हैं हमारे। गुण कितने होते हैं, त्रिगुण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिगुण। तो 3 गुणों में कौन से गुण आते हैं, एक सत है, दूसरा आपका रज है और तीसरा आपका तम है। तो ये जो सत होता है इसको सोना माना गया, जो ये रज है इसको चांदी माना गया, और ये जो तम है इसको लोहा माना गया। ये जो सोना था, सतगुण जो पाया जाता है,
ये साधुओं में पाया जाता है। मैं यहाँ आसाराम बापू राम रहीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये साधुओं में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है आम लोगों में पाया जाता है। क्या है? आम लोगों में, हम और आप जैसे। ये जो पाया जाता है ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में पाया जाता है। यानी कि जो दूसरे का भला करता हो, उपकार करता हो और बदले में कुछ लेता ना हो, वो सात्विक कहलाता है। उसके अंदर सत्व वाले गुण की अधिकता है। आप और हम लोग दूसरे से ले भी लेते हैं, दूसरे का दे भी देते हैं आवश्यकता पड़ने पर, तो वो कहलाते हैं। जो गृहस्थी लोग होते हैं वो राजसिक कहलाते हैं। जो सरकार का दिया हुआ खाते हैं बहुत सारी सब्सिडी के रूप में, या किसी दूसरे का दिया हुआ खा लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे को दे भी देते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। दूसरे का छीन के रखते हैं, दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, दूसरे का जो अधिकार है उसको हनन करते हैं। ये वे तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इसी रज सत्व तम से क्या बनते हैं? इसी से बनते हैं प्यारे दोस्तों सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग। सात्विक इसी से बनते हैं राजसिक। क्या बनते हैं? राजसिक। और इसी से बनते हैं तामसिक। तो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति के, एक राजसिक प्रवृत्ति के, और एक होते हैं तामसिक। क्योंकि हमारे तीन गुण होते हैं सत रज तम। यहाँ ये सत रज और तम ये तीन गुण ही है। काव्य के जो तीन गुण होते हैं वो क्या है? प्रसाद, माधुर्य, ओज, वो काव्य के गुण हैं। ये आपको ध्यान रखना। इनका प्रयोग हम दर्शन में करते हैं, अध्यात्म में करते हैं, वेदों में करते हैं और दैनिक दिनचर्या में करते हैं। स्टूडेंट के अंतर्गत भी यही है, गुण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे प्योर है, उसके बाद में फिर ये, और सबसे नीच किस्म के व्यक्ति होते हैं तामसिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये होता है भाई, दूसरे के अंदर कमी निकाले, अपनी कमी देखे ना, तो तामसिक प्रवृत्ति। झूठ बोलना, चोरी करना, मक्कारी करना, छीना झपटी करना, दूसरे के अधिकार को मारना, दूसरे को फंसाना, वो सब तामसिक है। तो इन्हीं के आधार पे हमारे कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। तो वयोवर्ध का मतलब क्या होगा? एक तो आयु में जो बड़ा हो, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आयु में बड़ा है वयो, ठीक है, इसका भी यथार्थ बड़ों में जो सबसे बड़ा है वो वयोवर्ध कहलाता है, बुजुर्ग कहलाता है। तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ? अव में परिवर्तन हुआ। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी हो गई है दोस्तों। यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका वर्ध हो गया, ये पय भी हो गया, सत भी हो गया, रज भी हो गया और तम भी हो गया। अब विसर्ग संधि की एक लास्ट कंडीशन आपकी बची है, और वो लास्ट कंडीशन है आपकी यहाँ पर ये वाली। वो लास्ट कंडीशन क्या है? सातवीं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना शब्द आए तो यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना शब्द आए तो ह्रस्व ई का परिवर्तन दीर्घ ई में हो जाता है। कैसे होगा? जैसे नीरस, नीरज, नीरद, नीरव और निरव। ये सारे के सारे क्या हैं? विसर्ग संधि के उदाहरण। इन सब में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कैसे होगी? यहाँ पर ये क्या है? नी और रस जिसमें कोई रस ना हो, नी और रज जो बिना धूल का हो, रज धूल को बोलते हैं। यहाँ नी विसर्ग रंध रंधा हुआ। इसके बाद में यहाँ नी और रव ये विसर्ग आएगा। और यहाँ पर ये क्या है? ये नी और रोग जो बिना रोग के हैं उसको क्या कहते हैं? निरोग।
इसके अंतर्गत क्या होगा, ये वाला जो आपका है, ये जो विसर्ग है, ठीक है जी, ये वाला जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है, इस वाले विसर्ग, तो यहाँ कंडीशन क्या बनी, विसर्ग के बाद में रे, यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे, या ये कहो विसर्ग के बाद में रे से बना शब्द है, यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे से बना शब्द है, और यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे से बना। तो इस वजह से बड़े ई का परिवर्तन छोटे ई में होगा। इस वजह से क्या होगा, बड़े ई का परिवर्तन छोटे ई में। तो लाइट चली गई भाई, आप मुझे 1 मिनट दोगे, ठीक है, मैं इसको शुरू करता हूँ। ठीक है जी, वो चलेगा, उससे नहीं बोर्ड। हाँ हाँ, वो वाला वहाँ से नहीं होगी। वो कौन सी होगी, निरोग में शुद्ध वर्तनी होगी जिसमें बड़ा ई आता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है जी जी, यदि विसर्ग के बाद में रे वर्ण आता है तो छोटे ई का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाता है, जिसको हम हर्ष ई कहते हैं, वो बदल जाती है आपकी दीर्घ ई में। और वर्तनी के रूप में भी ये शब्द पूछे जाते हैं, संधि में भी पूछे जाते हैं, और उपसर्ग के रूप में भी। तो इन्हीं सभी शब्दों में, चाहे वो नीरस हो, नीरव हो, नीरज हो, इन सब में नी उपसर्ग होता है जो विसर्ग के साथ आता है। और दूसरा, जब वर्तनी की बात आती है तो सब में बड़ा ई आएगा। सब में क्या आएगा, बड़ा ई आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लास्ट कंडीशन थी जी हमारी विसर्ग संधि की। ये क्या थी जी, हमारी लास्ट कंडीशन थी ये विसर्ग संधि की। ये हम बात कर रहे थे, ये हमें ध्यान यहाँ ये देना है कि यहाँ पर ये जो बड़ा ई है ना, ये वाला, ये जो बड़ा ई है, क्यों हुआ है छोटे ई का परिवर्तन बड़े ई में? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद में रे आया है, यहाँ विसर्ग के बाद में रे हैं, यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे हैं, यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे हैं, और यहाँ भी विसर्ग के बाद में रे हैं। तो जब विसर्ग के बाद में रे या रे से बना शब्द आएगा तो इस छोटे ई का इस बड़े ई में परिवर्तन, इस छोटे ई का इस बड़े ई में परिवर्तन, छोटे ई का बड़े ई में परिवर्तन, इस छोटे ई का बड़े ई में परिवर्तन आएगा। इसीलिए कई बार जब वो वर्तनी के रूप में पूछता है तो आप ये बड़ी गलती करते हो। आप उसने शब्द दे दिया आपको निरोग, जो कि अपने आप में अशुद्ध वर्तनी है। क्या है ये? आपकी अशुद्ध वर्तनी है। और दूसरा आपको ये दिया है निरोग, और ये आपकी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यदि विसर्ग के बाद रे आता है तो इस छोटे वाले ई का परिवर्तन इस बड़े ई में हो जाता है। ये इसका क्या है? लॉजिक हुआ। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि इनमें उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग। नी का मतलब बिना, जो बिना रस का है। नीरस जो बिना रज धूल का है, नीरज। ठीक है, जो नीरद जो बिना रंदाज नीरव। ठीक है, जो बिना रवा का है, जो बिना रोग के हैं, वो निरोग कहलाया। अब कई बार इसमें विवादित क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका हम दो तरीके से इसका संधि विच्छेद करते हैं।
इसको हम दो तरीके से तोड़ते हैं। इसको किस तोड़े, दो अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे हम नीरज को। एक प्यारे दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द है आपका, ये नीरज जो शब्द है, एक तो हम कर सकते हैं इसको नीर और जय। नीर का अर्थ क्या होता है, पानी, और जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। जय का अर्थ क्या होगा, जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्म लेता है वो कमल भी है, वो मछली भी है, पानी में जन्म लेती है। चंद्रमा का भी जन्म पानी से होता है, शंख का भी जन्म पानी से होता है, सीपी का भी जन्म पानी में ही होता है। तो ये क्या है, अनेकार्थी, पानी, नीर पानी, जय जन्म लेने वाला। लेकिन एक इसकी दूसरी भी कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनती है, यहाँ पे हमने जो ये नीरज शब्द लिया है, अभी आपको करके दिखाया, ये नी और रज है। यहाँ रज का अर्थ धूल है, जो बिना धूल के हैं उसको नीरज कहते हैं। जब हम इस कंडीशन में इसको लेते हैं तब तो इसमें नी उपसर्ग है, ठीक है, और जब हम इसको इस रूप में लेते हैं तब इसमें नी उपसर्ग नहीं है। तो कई बार इस शब्द को देख के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है, तो फिर उस कंडीशन में आप इसको उपसर्ग रहित मानोगे। रात को जो मैंने 9 बजे मॉक टेस्ट आपको कराया है, 40 क्वेश्चन 40 डे, और जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पे मैं रोज़ कराता हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था रात। तो तब भी मैंने वो आपको वो कंडीशन बताई कि वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये आपको देगा वो, ठीक है, ये दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पाँचों के पाँचों शब्द दिए और आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित है। तो जब वो इनको पूछता है तो ये उपसर्ग रहित आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन उस तरह से दिया। हालांकि यहाँ नी और रज को तोड़ेंगे तो नी बिना, रज धूल, तो बिना धूल के है। लेकिन जब वो ये पाँचों दे के या इनमें से कोई 4 दे के उसमें ये शामिल कर लेता है, तो फिर आपको इस कंडीशन पे जाना पड़ेगा। फिर हमें मानना पड़ेगा नीर पानी और जय जन्म लेने वाला। पानी में जन्म कमल लेता है, मछली लेती है, चंद्रमा लेता है, शंख लेता है, सीपी लेती है, और शैवाल का भी जन्म पानी में ही होता है, जो हरी घास होती है। क्लियर। तो ये थी जी प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर विसर्ग संधि। तो संधि वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हम टॉपिक करेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास में, वो होगा हमारा उपसर्ग। वो क्या करेंगे, हम उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग को क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो ग्रुप शुरू हुआ है, उस ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया, और वो टॉपिक है वर्णमाला, जिसमें आपने वर्णमाला के 5 अलग अलग भाग पढ़े। तो वर्णमाला के क्या हैं, 5 अलग अलग सेक्शन पढ़े आपने, 5 अलग भाग। इसके बाद आपने संधि को समझा है, ठीक है, और संधि के कॉन्सेप्ट को भी 5 अलग अलग टॉपिक के साथ जोड़ के, 5 टॉपिक के साथ, 5 अलग टॉपिक के साथ आपने संधि के कॉन्सेप्ट को समझा है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, तीसरा उपसर्ग, इसी ग्रुप में आता है संधि के बाद में। और फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे प्रत्यय, और इसके बाद में फिर यहाँ सीखोगे आप वर्तनी। तो प्यारे दोस्तों, जो मैं 5 अलग टॉपिक के साथ संधि पढ़ाया हूँ, वे 5 अलग टॉपिक क्या है उसको देखो। संधि अपने आप में जो डिपेंड हैं वो प्यारे दोस्तों इन सब पे डिपेंड है। तो संधि आपने कब सीखी, जब आपको वर्णों का ज्ञान था। संधि अगर सीख ली तो आप उपसर्ग पहचान पाओगे। संधि आपने सीख ली तो आप शब्दों में प्रत्यय बता पाओगे। संधि आपने सीख ली तो आप शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को बता पाओगे। संधि आपने सीख ली तो आप तत्सम शब्द की पहचान कर पाओगे। संधि आपने सीख ली तो आप पर्यायवाची शब्द, जिसको हम शब्दार्थ भी कहते हैं, क्या कहेंगे, शब्दार्थ, आप इनको बता पाओगे। तो उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, तत्सम और पर्यायवाची अर्थात शब्दार्थ, इन सब की नॉलेज कब होगी, जब आप संधि को, और ये सारी चीज़ें आपने की है। तो संधि में जितने भी एग्जाम्पल आपने लिए सारे के सारे तत्सम हैं, क्योंकि संधि कहाँ होती है, 2 पुराने शब्दों के 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से नया शब्द बनाते हैं। वे 2 पुराने शब्द किस भाषा के होंगे, संस्कृत के, उनसे बनने वाला नया शब्द किस भाषा का होगा, संस्कृत का तत्सम होगा। संधि में संधि विच्छेद के द्वारा हमें पता चलता है कहाँ कौन सी मात्रा होती है, कौन सा शब्द का सही रूप होता है,
वर्तनी का पता, संधि के माध्यम से प्रत्यय का पता, संधि के माध्यम से उपसर्गों का पता और संधि के माध्यम से शब्दार्थ और पर्यायवाची का पता। तो ये था आपका ग्रुप नंबर 1, जिसमें टॉपिक हो गए हैं 2। कल बारी है आपकी उपसर्ग की, फिर प्रत्यय। बाकी जो टॉपिक है वो सब एक एक दिन का खेल है। एक दिन में हम उपसर्ग को कंप्लीट करेंगे, एक दिन में प्रत्यय को करेंगे, एक दिन में वर्तनी को कंप्लीट करेंगे। अब आपके छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें समय ज़्यादा लगना था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो 100% एक नहीं, आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलता हूँ शाम को, ठीक है, 9 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 8 के साथ।